तो बच्चे लोग, हम लोग चालू कर रहे हैं अभी अपना टॉपिक सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, क्लास 11 का एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 10। ठीक है, सिंपल टॉपिक है, कुछ भी बहुत डिफिकल्ट नहीं है। इसमें से एक क्वेश्चन आपके नीट एग्जाम में 100% आता है, समटाइम्स 2। एक क्वेश्चन तो फॉर श्योर है, आएगा ही आएगा इस टॉपिक से। 2 भी आते हैं कई बार। बहुत सिंपल है और बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत जल्दी भी हो जाएगा, बट बहुत फंडामेंटल चीज़ है। अभी हमने जब प्लांट किंगडम की बात की, हमने लिविंग वर्ल्ड की बात की, वहाँ पे माइटोसिस और मियोसिस, ये दोनों वर्ड्स का रेफरेंस बहुत बार आया है ना। हमने ब्रीफ आइडिया ले लिया था। ये चैप्टर में हम लोग बेसिकली उन 2 कॉन्सेप्ट्स को इन डेप्थ डील करेंगे कि माइटोसिस और मियोसिस में होता क्या है और ये प्रोसेस किस तरह से काम करते हैं दोनों। ठीक है ना बच्चों? चलो, तो ये पूरा फंडा जो चालू होता है सेल का, वो कहाँ से चालू होता है? तो पहले तो ये जानना है कि भाई बायोलॉजी में हाउ डू वी रेफर टू द वर्ड सेल। अभी आपकी एनसीईआरटी में बहुत सारी खाली जगह है, अपने को सर को खाली जगह पसंद नहीं, आपको मालूम है, तो अपन क्या करेंगे, खाली जगह को भर देंगे। कैसे? मेन वर्ड्स लिख के कि साइटो ये वर्ड आप सुनोगे तो आप क्या समझोगे? क्या है साइटो वर्ड? क्या मतलब? सेल। तो साइटोलॉजी कहीं सुनोगे तो उसका मतलब क्या हो जाएगा बताओ? स्टडी ऑफ सेल, है ना। तो स्टडी ऑफ सेल हो जाएगा भाई। ठीक है, तो साइटो का मतलब सेल, साइटोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ सेल। अच्छा, स्टडी ऑफ विच सेल? बच्चे पूछते सर स्टडी ऑफ विच सेल? अरे भाई कोई भी सेल को तुम स्टडी करो, साइटोलॉजी हो जाएगा। ठीक है, सेल की अगर मैं वैरायटीज की बात करूं आपके बॉडी में, ठीक है, या इन जनरल भी अगर मैं सेल के वैरायटीज की बात करूं ना, तो ब्रॉड कैटेगरीज 2 ही है सेल की। ब्रॉड कैटेगरीज, ब्रॉड डिविजन्स अगर मैं देखूं तो सिर्फ 2 है। ठीक है, ऐसे आप लिखने के लिए हंड्रेड्स ऑफ वैरायटीज लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट ब्रॉड कैटेगरीज 2 है। कौन सी 2 ब्रॉड कैटेगरीज है? पहले इनको ध्यान से जरा समझ लेना। ठीक है, एक होते हैं आपके सोमैटिक सेल। क्या होते हैं बच्चों? एक होते हैं सोमैटिक सेल और दूसरे होते हैं जर्म सेल। दूसरे क्या होते हैं? जर्म सेल। एक होता है सोमैटिक सेल, दूसरा क्या होता है वैरायटी? जर्म सेल। ठीक है, अब ये इन जनरल मैं वैरायटीज आपको बता दूं, ह्यूमंस में भी ये देखने मिलता है, हायर एनिमल्स में भी देखने मिलता है, सब में ये फंडा है। अच्छा, क्या होते हैं ये, जरा इनके बारे में भी बात करेंगे। सोमैटिक सेल क्या होता है? तो सोमैटिक सेल इज नथिंग बट बॉडी सेल। सोमैटिक सेल इज नथिंग बट व्हाट? जनरल बॉडी का कोई भी सेल। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? सोचो जरा। इसके एग्जाम्पल मसल का सेल, बोन का सेल, ब्रेन का सेल, किडनी का सेल, स्किन का सेल, कोई भी सेल आपके बॉडी का है तो वो किस में काउंट होगा बताओ? सोमैटिक सेल में काउंट होगा। क्या ये बात सिंपल है और दिमाग में जा रही है सब बच्चों के? क्यों ऐसा है? सोमैटिक क्यों बोला? बिकॉज द वर्ड सोमा इन बायोलॉजी मीन्स बॉडी। सोमा मीन्स बॉडी, सिंपल। तो दूसरा ये जो है जर्म सेल। अभी अपन जो जर्म बोलते हैं, अपन इंग्लिश में जनरल टर्म में जर्म बोलते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, है ना। जर्म्स लग गए हाथ में, जर्म लग गए हाथ धो लो, वो जर्म्स अलग है। ये जर्म का मतलब यहाँ पे जर्माइनल या जर्मिनेटिंग, है ना। ये जो है ना, ये रिप्रोडक्टिव सेल के लिए नाम है। किसके लिए नाम है बच्चों? बहुत ध्यान से देख लेना, इसमें गड़बड़ नहीं करना प्लीज, क्योंकि जर्म बोला तो बच्चे कई बार कुछ लोचा मतलब ब्लंडर ही करके आते हैं। जर्म, यहाँ पर जर्म का रेफरेंस किससे है बच्चों? रिप्रोडक्टिव सेल से है। क्या है? रिप्रोडक्टिव सेल। ठीक है, तो हम ऐसे कैटेगराइज करते हैं। तो जैसे आपको कोई बोले कि अच्छा आपकी आंख के अंदर का कोई सेल है, वो सोमैटिक है। आपके स्किन का कोई सेल है, सोमैटिक है। दांत का कोई सेल है, सोमैटिक है। लेकिन मेल्स में समझो टेस्टिस में से जो सेल स्पर्म बनाने वाला है उसकी बात हो रही है, तो वो कौन सा टाइप का सेल है? जर्म सेल है। फीमेल में जो सेल ओवम बनाने वाला है, कौन से टाइप का सेल है? जर्म सेल। तो आपके बॉडी में सोमैटिक सेल ज्यादा है कि जर्म सेल ज्यादा है? पहले तो कॉमन सेंस वाली बात है, ऑब्वियसली सोमैटिक सेल ज्यादा है। क्या सोमैटिक सेल से नया ऑर्गेनिज्म बनने वाला है? नहीं, जर्म सेल से नया ऑर्गेनिज्म बनने वाला है, ऑफ कोर्स। अच्छा, इसका पैरेलल अगर हम लोग थोड़ा सा पैरेलल एनालॉजी देखें, कंपैरिजन देखें,
प्लांट किंगडम में हमने क्या बात की थी कि स्पोरेंजियम में स्पोर मदर सेल होते हैं, याद है हमने किया था। स्पोरेंजियम के अंदर क्या होता था, माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, मैक्रोस्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम होता है। माइक्रो वाला छोटा मेल, मेगा वाला बड़ा फीमेल, किया था। दोनों में क्या बन रहे हैं, स्पोर बन रहे हैं, माइक्रोस्पोर मेगास्पोर। आप बोलोगे हाँ, किससे बन रहे थे, स्पोर मदर सेल से बन रहे थे, याद है किससे बन रहे थे, स्पोर मदर सेल। तो क्या मैं बोलूं कि वो मदर सेल जो थे, जो स्पोर बना रहे थे, वो जर्म सेल का काम कर रहे हैं, यस, है ना। तो टेक्निकली आपको इस तरह से समझना है। अच्छा, ये क्यों बता रहा हूं मैं तो अभी तो चैप्टर के तो फर्स्ट लाइन पे भी नहीं गए अपन, पर ये बेसिक समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि सोमैटिक सेल्स में एक पर्टिकुलर टाइप का सेल डिवीजन होगा जिसको आप बोलोगे माइटोसिस, और जर्म सेल में एक पर्टिकुलर टाइप का डिवीजन होगा जिसको आप बोलोगे मियोसिस। बस ये इस चैप्टर का क्रक्स है, इस चैप्टर का कोर ये है कि जो भी सोमैटिक सेल होगा उसमें किस टाइप का डिवीजन होगा बच्चों, सर माइटोसिस होगा। और जो भी आपका जर्म सेल है उसमें किस टाइप का डिवीजन होगा बच्चों, मियोसिस होगा। बस इतना आपको, ये बहुत एक लाइन में क्लैरिटी है इस चैप्टर में। तो आपको कोई बोले अच्छा मेरे स्किन का सेल है, डिवाइड हो रहा है, कौन सा वाला डिवीजन हो रहा है, माइटोसिस की मियोसिस, सर माइटोसिस हो रहा है, खत्म, टेंशन नहीं, ठीक है कि नहीं। तो कौन से टाइप का सेल है उसके ऊपर आप तुरंत बता सकते हो, अच्छा इसमें माइटोसिस होगा कि मियोसिस होगा, करेक्ट। इसीलिए अगेन फिर से आपको रेफरेंस दे रहा हूं, पिछले जब सेशन हम लोग ने प्लांट किंगडम कंप्लीट किया वहां पे बार बार ये बात आ रही थी कि जाइगोट से एम्ब्रियो बना बाय माइटोसिस, जाइगोट से एम्ब्रियो बना बाय माइटोसिस। क्यों भाई, क्योंकि वहां से कोई रिप्रोडक्शन तो हो नहीं रहा, रिप्रोडक्शन हो चुका है, फर्टिलाइजेशन हो चुका है, जाइगोट से एम्ब्रियो बन रहा था, है कि नहीं। तो ये क्लियर है। अच्छा, माइटोसिस मियोसिस किस में होगा, इन जनरल आइडिया आ गया, सोमैटिक सेल क्या होता है और जर्म सेल क्या होता है। एक अगेन ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि सोमैटिक सेल और जर्म सेल हैप्लॉइड होते हैं कि डिप्लॉइड होते हैं, इसके ऊपर हम लोग आएंगे अभी, ठीक है ना। ये हम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना है, क्योंकि एक ऐसा चीज है, पॉइंट है जो बच्चों को कंफ्यूज कर देता है, तो अपन वो भी क्लियर कर लेंगे आज। ये पूरा फंडा चालू हुआ सेल के टाइप से, सेल क्या होता है वहां से चालू हुआ। सेल साइकिल, सेल की जो जीवन की प्रोसेस है, उसकी जीवन मतलब उसके लाइफ की जो प्रोसेस है, जैसे आपकी लाइफ क्या है, पैदा हुआ, फिर स्कूल गए, कॉलेज गए, पढ़ाई की, शादी की, सेटल वेटल हो गए, सब हो गया, बूढ़े हो गए, मर गए, ये हमारी लाइफ है, राइट, ये हमारी लाइफ साइकिल है। वैसे ही सेल की भी लाइफ साइकिल होती है भाई। जैसे आप एक सर्टेन लेवल ऑफ एज एंड मैच्योरिटी, फिजिकल एंड इमोशनल मैच्योरिटी रीच करने के बाद रिप्रोडक्शन करते हो, नए ऑर्गेनिज्म पैदा कर सकते हो, वैसे ही ठीक उसी तरह सेल भी जब एक नया सेल बन रहा है तो वो एक सर्टेन लेवल ऑफ ग्रोथ और डेवलपमेंट को अचीव करने के बाद नया सेल बनाएगा। आप बोलोगे हाँ, है कि नहीं। तो जब वो नया सेल बना रहा है और नए सेल बनाने की जो प्रोसेस को फॉलो कर रहा है, उसी को हम बोलते हैं सेल डिवीजन। और ये जो पूरा स्टार्ट टू एंड उसने किया कि सेल पैदा हुआ, सेल बना, सेल ग्रो हुआ, सेल डिवाइड हुआ और फिर सेल मर गया, ये उसकी लाइफ साइकिल है। बोलो हाँ कि ना। समझ में आ रही बात। चैप्टर का जो हेडिंग है वो समझ लेना है, सिंपल बात है, सेल की साइकिल। अच्छा, सेल की पूरी लाइफ साइकिल बता रहे, ओके। सेल का डिवीजन यानी कि सेल डिवाइड कैसे होने वाला है, इजी, ओके। अच्छा, इस चैप्टर में से दो और ऐसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के पॉइंट जरूर आ जाते हैं, वो भी आप नोट करके रखेंगे कि सेल की डिस्कवरी किसने की थी, सेल बताया किसने था पहली बार। द टर्म सेल कम्स फ्रॉम, द टर्म cell comes from the word cellula, comes from the Latin word cellula, which means a rectangle, a square or rectangular chamber, एक ऐसा बड़ा चेंबर है उसको सेल्यूला कहते हैं। कंपार्टमेंट लिटरली मीन्स कंपार्टमेंट, ठीक है। ये ऑब्जर्व किया था एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था रॉबर्ट हुक। क्या नाम था, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बता रहा हूं बच्चों, ध्यान से सुनना। रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सेल्यूला से ये वर्ड दिया था, सेल। इन्होंने ना कॉर्क सेल्स में, कॉर्क सेल्स किसमें, कॉर्क सेल्स में ऐसे
कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर्स को स्टडी किया था पहली बार। तो ये इनको क्रेडिट दिया जाता है कि भाई सेल की डिस्कवरी किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। ध्यान से सुन लेना, सेल की डिस्कवरी किसने की? रॉबर्ट हुक ने। कहां से की? कॉर्क सेल में। आप पूछोगे कॉर्क सेल क्या होता है? आप में से सबने शैंपेन या वाइन की बोतल देखी होगी। आई एम अज्यूमिंग कि आप लोग सब दारूडिया नहीं हो, पीते नहीं हो, पर देखी तो जरूर होगी टीवी में, मूवीज में वगैरह, है ना। उसके ऊपर वो जो एक लाइट ब्राउन कलर का वुडन पीस, एक पीस ऑफ वुड होता है उसको बंद करने के लिए, जो वो पक करके उड़ाते हो ना, वो अपने को देखने में ही मजा आता है। वो पिक्चरों में शैंपेन उड़ती है ना, राइट। वो जो पीस ऑफ वुड होता है ना, जो बॉटल का स्टॉपर का काम करता है, वो कॉर्क है। क्या है वो? कॉर्क। और वो जो कॉर्क है ना, उसके अंदर ऐसे छोटे छोटे आपको कंपार्टमेंट दिखते हैं। तो वो जब उन्होंने देखा रॉबर्ट हुक ने, तो बोला अच्छा ये सेल है बेसिकली। वो उनका बेसिक ऑब्जर्वेशन था और उन्होंने सेल्यूला ये वर्ड दिया, जहां से ये वर्ड आया सेल। बाद में ऑब्वियसली हमने साइटो, ये पूरा एक ब्रांच ऑफ साइंस ही बना दिया, साइटोलॉजी। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको पूछे भाई पहली बार सेल ऑब्जर्व किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। ऑब्जर्व नहीं बोल सकते, बट नाम दिया, टर्म दिया उन्होंने, सेल, सेल्यूला। ऑब्जर्व किसने किया? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने पहली बार माइक्रोस्कोप बनाया, सिंपल माइक्रोस्कोप। किसने बनाया? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने। और उन्होंने फर्स्ट टाइम एक्चुअली देख पाए वो सेल को, कि अच्छा सेल ऐसा दिखता है। ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप बनाया। पर यहां पर इंटरेस्टिंग एक फैक्चुअल क्वेश्चन ऐसा आता है, न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी? किसने न्यूक्लियस की डिस्कवरी? वो की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की थी बच्चों? रॉबर्ट ब्राउन। अब यहां पर बच्चे क्या करते हैं? रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन में न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन, सेल रॉबर्ट हुक, साथ में लिख के रखो ताकि गड़बड़ ना हो। क्या बात समझ में आ रही है? और कोशिश अपन यही करते हैं ना कि एनसीईआरटी में जितनी चीजें अपन पॉइंट्स में लिखते जाएं, ताकि पढ़ते वक्त अपने को अलग से कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े, मेजॉरिटी पॉइंट्स अपने यहां आ जाएंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? तो रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, क्लियर। अब आ जाते हैं, चलो, तो ये बेसिक थोड़ी हिस्ट्री मैंने आपको बता दी, बेसिक फंडामेंटल हिस्ट्री बता दी। अब आ जाते हैं एक्चुअल चैप्टर के ऊपर। ठीक है, तो देखो, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये तो हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट चैप्टर में ही कर लिया था। वहां पे हमने डेफिनेटिव प्रॉपर्टी और डिफाइनिंग फीचर और डिफाइनिंग प्रॉपर्टी दोनों को अलग अलग किया था। अगर वो भूल गए तो गड़बड़ है, ध्यान से देख लेना, फिर से जाके रिवाइज कर लेना उस चीज को, पहले ही चैप्टर में दिया हुआ है ना। तो ग्रोथ होती है, ठीक है, रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। ये फंडा, ये पूरा क्वेश्चन आया कहां से कि भाई क्यों ग्रोथ और रिप्रोडक्शन की बात करनी है? क्योंकि एक सिंगल सेल से ऑर्गेनिज्म पूरा का पूरा तैयार हो जाता है। कौन सा वो सिंगल सेल है? हर ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सेल से आता है। आप बोलोगे सही है, खास करके अगर मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले ऑर्गेनिजम्स की बात करूं, हायर ऑर्गेनिजम्स की बात करूं, सिंगल सेल टू पूरा ऑर्गेनिज्म आ जाता है। कौन सा है वो सिंगल सेल? उसका नाम क्या है? उसका नाम है जाइगोट। ऑब्वियसली उसका नाम है, कौन सा सिंगल सेल? जाइगोट से ही बने ना आप, मैं, हम किससे बने? एक सिंगल सेल से। क्या नाम था उस सिंगल सेल का? जाइगोट। जाइगोट कैसे बना था? गैमिट्स के बनने से, गैमिट्स के मिलने से बना था। आप बोलेंगे हाँ, ठीक है। तो ऑल सेल्स रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू टू, ठीक है, विच गिव्स राइज टू डॉटर सेल्स। ऑल सेल्स रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू डॉटर सेल्स। मैं इनटू टू ये नहीं मार्क करवा रहा हूं, क्योंकि आगे हम लोग देखेंगे मियोसिस में एक के कितने बनते हैं, मैंने बताया हुआ है। माइटोसिस में एक के 2 बनते हैं, बट मियोसिस में एक के 4 सेल बनते हैं। 2 भी बन सकते हैं, 4 भी बन सकते हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है। इन अदर वर्ड्स ये जो साइकिल है ऑफ ग्रोथ एंड डिविजन, ये कंटिन्यूसली चालू रहती है। एक सेल है, वो नया बना, फिर वो थोड़ा ग्रो हुआ, फिर वापस डिवाइड हो गया, फिर वापस जो नया सेल बना है वो ग्रो हुआ, डिवाइड हो गया, ग्रो हुआ, डिवाइड हो गया, और ये साइकिल कंटिन्यूसली चलती रहती है। इसको बोलते हैं सेल साइकिल। ठीक है भाई, सेल साइकिल, यस। व्हाट एग्जैक्टली इज सेल साइकिल? द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच अ सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम, synthesizes other constituents of the cell and eventually divides into daughter cells is called the cell cycle. अब बच्चे बोलते हैं कि ठीक है सर,
हमको ये समझ में आ गया कि डिवाइड्स, वो तो ठीक है, पर ये डुप्लीकेशन ऑफ जीनोम और सिंथेसाइजेस कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ये क्या है, जरा ये समझाओ, समझो बात को। जीनोम एंड सिंथेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ये क्या है? पहले जीनोम की बात कर लेते हैं। आपके सेल के अंदर, ध्यान से सुनना बच्चों, सेल के अंदर क्या होता है? सेल कंटेन्स व्हाट? तो आप बोलोगे सेल कंटेन्स ऑर्गेनेल्स। जैसे आपके बॉडी के अंदर ऑर्गन्स होते हैं, आपके पास हार्ट, ब्रेन, किडनी, है ना, मसल, बोन, है ना, सबके पास है। चेक कर लो, देखो पीछे किडनी है, चेक करो, इधर हार्ट है, ऐसे बोलो ऑल इज वेल बोलो, चेक कर लो, है ना। तो सेल में क्या होता है? ऑर्गेनेल होते हैं। जैसे आपके बॉडी में ऑर्गन है, सेल के अंदर ऑर्गेनेल होते हैं, ठीक है। उनमें से सबसे मेन ऑर्गेनेल कौन सा है? वन ऑफ देम इज न्यूक्लियस। सेल कंटेन्स ऑर्गेनेल्स, ऑर्गेनेल्स में से मेन क्या है? मेनली न्यूक्लियस। आप बोलोगे सही है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम, है कि नहीं? क्रोमोसोम किससे बना है? क्रोमोसोम क्रोमैटिन से बना है। क्रोमैटिन किससे बना है? डीएनए से बना है। वो डीएनए क्या है? वो आपका जेनेटिक मटेरियल है, जिसको आप बोलते हो जीनोम। क्या है आपका डीएनए? आपका क्या है? जेनेटिक मटेरियल है बच्चों, जिसको आप क्या बोलते हो? जीनोम बोलते हो। जरा समझो, ठीक है। बहुत बच्चों को ये बात शुरुआत में समझ में नहीं आती, क्योंकि अभी आप स्टार्टिंग के चैप्टर्स पढ़ रहे हो, तो शायद टाइम लगेगा समझ। तो सिंप्लीफाई करते हैं। सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर, क्रोमोसोम किससे बना है? क्रोमैटिन नाम के धागे, क्रोमैटिन नाम के थ्रेड से बना हुआ है। वो क्रोमैटिन थ्रेड किससे बना हुआ है? डीएनए से बना हुआ है। डीएनए आपका जीन यानी कि जेनेटिक मटेरियल है। जीन्स तो सबने सुना है। अब जिन बच्चों को जीन का मतलब नहीं समझता, उनके लिए बता दूं, आपके सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर कुछ ऐसे छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं जो आपके हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। क्या करते हैं? आपके हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को कंट्रोल। अब आप हेरिडिटरी क्या होता है? तो वो कैरेक्टर्स जो आपके मम्मी डैडी से आपको मिले। इन वेरी सिंपल टर्म्स, हेरिडिटरी कैरेक्टर्स वो कैरेक्टर्स हैं जो आपके प्रीवियस जनरेशन से आपको मिले हैं और आपसे आपके नेक्स्ट जनरेशन को मिलने वाले हैं। यानी कि इसका मतलब क्या? समझो, आपके पेरेंट्स की तरह आप थोड़े बहुत दिखते हो। आपके पेरेंट्स अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हैं। आपके दादा, नाना, दादी, नानी, उन लोग के जैसे दिखते हैं आपके मम्मी डैडी। सिमिलर, you look somewhat similar to your parents and your kids will look somewhat similar to you. अभिषेक बच्चन अमिताभ बच्चन का बेटा है, देख के समझता है ना तुमको, राइट? क्यों? क्योंकि उनके कैरेक्टर्स में कुछ सिमिलरिटी। ये कैरेक्टर्स में जो सिमिलरिटी है किससे आई? ये उनके जीन्स से आई। तो ये जो मटेरियल है अंदर सेल के अंदर, उसको क्या बोलते हैं? जीनोम बोलते हैं। क्या ये समझ में आया सबको? जीनोम वर्ड का मीनिंग समझ में आ गया, ठीक है। हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने वाला एक पार्ट। ये जीनोम डुप्लीकेट क्यों होना चाहिए? थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो। जीनोम को डुप्लीकेट काहे को करने का? तो जीनोम को डुप्लीकेट नहीं करेगा तो तुम्हारे नए सेल में, नए जनरेशन में कैसे आएगा? जीनोम का कॉपी बनाओगे तुम, अपने सेल को जब डिवाइड कर रहे हो तो जीनोम की कॉपी बनाओगे तो ही तो नए सेल में पहुंचेगा। आप बोलोगे हाँ ऑफ कोर्स, तो ऑब्वियस बात है यार, ठीक है। अच्छा, जब सेल को डिवाइड करना है तो उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, है ना, उसकी एनर्जी के लिए। उसके पास लाइसोसोम है एंजाइम्स प्रोड्यूस करने के लिए। उसके पास साइटोप्लाज्म है ढेर सारा। वो सारी चीज़ों को भी कॉपी करना पड़ेगा क्योंकि उसको नए सेल को देना है। आप बोलोगे हाँ, तो ये सारे हो गए कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल्स। तो यानी कि सेल बना, ग्रो हुआ, डेवलप हुआ अच्छे से, उसने अपने डीएनए की एक कॉपी बनाई, यानी कि अपने जीनोम की एक कॉपी बनाई, और बाकी सारे जो सेल के ऑर्गेनेल्स थे, जो भी पार्ट्स थे सेल के, उनकी भी कॉपीज बनाई। और फिर क्या किया? डॉटर सेल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्या किया उसने? डॉटर सेल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्या ये बात समझ में आई? ये पूरे फंडे को अपन क्या बोलते हैं? सेल साइकिल बोलते हैं। बोलोगे ठीक है भाई।
अच्छा, और एक चीज यहाँ पर एक वर्ड उन्होंने यूज किया है, वो है प्रोजेनी। प्रोजेनी का मतलब भी देख लो जरा, समझा देता हूँ। टर्म्स लिखते रहना, गलती नहीं करना टर्म्स छोड़ने की, नहीं तो पूरा ही एनसीईआरटी तुमको बाउंसर चला जाएगा, क्योंकि टर्म्स ऐसे हैं ना जो आपको नहीं पता है ऑब्वियसली। प्रोजेनी का मतलब नेक्स्ट जेनरेशन है ना, न्यू जेनरेशन, बच्चे। ऑफस्प्रिंग बोलूं सिंपल भाषा में, ऑफस्प्रिंग है ना, ऑफस्प्रिंग बोल लो, नेक्स्ट जेनरेशन, प्रोजेनी। ठीक है, जैसे अगर मेरा बच्चा है तो वो मेरी प्रोजेनी है, तो आप अपने माँ बाप की प्रोजेनी हो, है ना। संस्कृत का शब्द है प्रजनन, प्रजनन करना यानी कि रिप्रोड्यूस करना, वहीं से आया वो। ठीक है, तो संस्कृत भी अगर आपको आती है तो ये आपको इजी लगेगा। ठीक है, नीचे ये बच्चे पूछते सर आपको संस्कृत भी आती है? नहीं, बायोलॉजी में बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं तो अपने आप आ जाती है, कोई बात नहीं। चलो, तो यहाँ पर प्रोजेनी यानी कि जो नए सेल्स बन रहे हैं उनमें ये सारी चीजें होंगी। क्यों? क्योंकि सेल ने अपने हर एक कंपोनेंट का कॉपी बना के फिर ही डिवीजन किया था। क्लियर? एब्सोल्युटली नाइस। बोलोगे सही है सर, एकदम मजे आ गए। ठीक है, अब सेल ग्रोथ इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। सेल ग्रोथ क्या है? ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अगर मैं साइटोप्लाज्म के इंक्रीज के बारे में बात करूं, सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको क्या बोलते हैं? सेल के अंदर जो लिक्विड होता है, जो फ्लूइड होता है, उसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर जो फ्लूइड है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। अगर साइटोप्लाज्म बढ़ते रहेगा सेल का, तो सेल की ग्रोथ चल रही है। पर क्या डीएनए सिंथेसिस यानी कि डीएनए की कॉपी बनाना कंटिन्यूस चलता है? नहीं भाई, साइटोप्लाज्म कंटिन्यूसली बढ़ सकता है, पर डीएनए का सिंथेसिस सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टेज पे ही होता है। ध्यान से इस सेंटेंस को पढ़ना और समझना मैं क्या बोल रहा हूं। साइटोप्लाज्म का इंक्रीज रोज हो सकता है, यानी कि रोज मतलब कंटिन्यूसली हो सकता है, पर डीएनए बार बार बनेगा क्या? पूरी सेल के साइकिल में एक ही बार और एक ही स्टेज ऐसा होगा जब डीएनए की कॉपी बनेगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट फेज हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हो जाएगा, है कि नहीं? है ना? तो ये जो स्टेज है ना, ये आपका एस फेज ऑफ द सेल साइकिल होता है। कौन सा होता है बच्चों? एस फेज। आप बोलोगे सर ये एस का मतलब? एस का मतलब सिंथेसिस फेज। कौन सा फेज होता है? सिंथेसिस। सिंथेसाइज करना, किसी चीज को सिंथेसाइज करना मतलब उसको मैन्युफैक्चर करना, उसको बनाना। करेक्ट? आपको ये दिख रहा होगा। अब आप बोलोगे अच्छा इसीलिए इसका नाम सिंथेसिस, यहां बोला ना, सिंथेसिस फेज, एस फेज। क्या ये बात क्लियर हुई बच्चों? ओके, तो यहां पर जब भी डीएनए बना, उसकी कॉपी बन गई, कौन से फेज में? एस फेज में। तो जो भी डीएनए बन गया उसको अब डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे डॉटर सेल में। मैं ये क्यों बार बार स्पेसिफाई कर रहा हूं? बिकॉज एक लाइन में उन्होंने वर्ड यूज किया है डीएनए, उसके तुरंत नेक्स्ट लाइन में वर्ड यूज किया है क्रोमोसोम। तो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया ना कि क्रोमोसोम में क्रोमैटिन, क्रोमैटिन में डीएनए, समझा दिया मैंने। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। वो कहीं पे अगर डीएनए वर्ड यूज कर रहा है, कहीं पे क्रोमैटिन यूज कर रहा है, कहीं पे क्रोमोसोम यूज कर रहा है, तो आपको पता है कि वो एक ही चीज की बात कर रहा है। क्या? जीनोम यानी कि जेनेटिक मटेरियल। बोलो यस और नो। तो साइटोप्लाज्म अगर बढ़ रहा है तो ठीक है, डीएनए का एक पर्टिकुलर फेज में सिंथेसिस हो रहा है, वो भी ठीक है। ये जो डीएनए है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, और ये डिस्ट्रीब्यूट होते वक्त जो प्रोसेस हो रही है उसको सेल डिवीजन बोलेंगे। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डीएनए कब होगा? ड्यूरिंग सेल डिवीजन होगा। ठीक है, तो ये सेल साइकिल, ये पूरी जो सेल साइकिल, जैसे फिर से बता रहा हूं, रिपीट, ये पहले भी किया है। ह्यूमंस में अगर मैं बोलूं, तुम्हारा सेल, तुम्हारा लाइफ साइकिल का स्टेजेस क्या है? बोले सर हम लोग पहले जाइगोट थे। हम सब लोग पहले जाइगोट थे, सिंगल सेल थे बच्चों। फिर हम एक वन फाइंड एम्ब्रियो बन गए, वन फाइंड हम लोग क्या बन गए? एम्ब्रियो बन गए। उसके बाद हम फीटस बन गए। उसके बाद फीटस मतलब जो ग्रो हो रहा है ना वूम में, बच्चा, फीटस बोलेंगे। फिर पैदा हो गए यानी कि न्यूबॉर्न। फिर
फिर 1 या 2 साल का चलना शुरू किया, बोलना शुरू किया, तब टॉडलर हो आप। फिर आप चाइल्ड हो, फिर आप एडोलेसेंट हो, फिर आप अडल्ट हो। एक बार अडल्ट बन गया फिर हो गया, फिर बूढ़े होके मर जाओगे। यही हमारी लाइफ साइकिल है। बच्चे बोलते सर आप क्या डराते हो यार, सीधा मर जाओगे बोलते। मतलब ये रियलिटी है ना ह्यूमंस की लाइफ की, है कि नहीं? चलो बायोलॉजी छोड़ो, फिर आप बोलोगे सर बायोलॉजी छोड़ो, फिर क्यों ही पढ़ रहे हैं हम लोग, क्यों नीट कर रहे हैं, है ना? कुछ बच्चे तो ऐसे भी बोलेंगे, कहाँ मतलब सर छोड़ो, अभी क्या ही पढ़ के फायदा है। नहीं, यस, सो यू हैव दीज फेजेस, है ना? ये वैसे आपको कोई पूछने वाला नहीं है, मोर ऑफ जनरल नॉलेज है काइंड ऑफ, ठीक है? एडोलेसेंट को आप टीन एज भी बोलते हैं बहुत लोग, ठीक है? फिर उसके बाद अडल्ट हो जाए। तो ये आपकी लाइफ साइकिल या हमारी लाइफ साइकिल है। तो ये फेजेस हुए ना हमारी लाइफ साइकिल के, ये हमारी लाइफ साइकिल की क्या हुआ है, फेजेस हो गए। ठीक उसी तरह सेल के भी लाइफ साइकिल के फेजेस हैं। सेल के भी लाइफ साइकिल के क्या हैं, फेजेस हैं, जिनको हम बोलेंगे फेजेस ऑफ द सेल साइकिल। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। यस, एंड व्हाट आर द फेजेस ऑफ द सेल साइकिल? प्लीज नोट, ऑब्जर्व, ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बहुत बार आता है आपकी नीट के एग्जाम में। कोई भी एंट्रेंस एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन सेल साइकिल वाला बहुत बार आता है। वो आपको एज इट इज डायग्राम दे देंगे और इनमें से कोई एक ब्लैंक छोड़ देंगे, कोई भी एक आपको ब्लैंक छोड़ देंगे और आपको वो गैस करना है, ठीक है? तो डायग्राम के ऊपर जरा फोकस कर लेना, बहुत इजी डायग्राम है। सबसे पहला फेज आता है आपका कौन सा, G1 फेज, है ना? सेल के जीवन में जीवन आता है, वाह वाह वाह, हाउ पोएटिक सर, है ना? नहीं, देखो तो G1 ध्यान से देखना, स्क्रीन पे आई होप क्लियरली दिख रहा है, थोड़ा सा इसको ऐसे कर देता हूं। G1 दूसरा है आपका ऑब्वियसली बच्चों S फेज। दूसरा क्या है हमारा, S फेज, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया। यहाँ पे क्या होने वाला है आपका, डीएनए का सिंथेसिस होने वाला है ना, डीएनए का डुप्लीकेशन। और G1 हुआ तो ऑब्वियसली G2 भी होगा। G1 हुआ तो ऑब्वियसली क्या होगा, G2 भी होगा। तो G1 हुआ, फिर S हुआ, फिर G2 हुआ, एंड द नेक्स्ट वन इज द M फेज। नेक्स्ट वन इज द M फेज। अभी M का मतलब दो मतलब हो सकता है। M का मतलब माइटोसिस भी हो सकता है और मियोसिस भी हो सकता है। किस पे डिपेंड करेगा सर? अगर सोमैटिक सेल था तो M का मतलब माइटोसिस होगा, अगर जर्म सेल था तो M का मतलब मियोसिस होगा। बोलो हाँ कि ना? क्या ये बात एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो गई सब बच्चों? इसमें मतलब कोई कंफ्यूजन का स्कोप ही नहीं है। G1, S और G2 सब सेल्स में होगा, यस। G2 के बाद M फेज होगा, ठीक है सर। M फेज को हम क्या बोले कि बेटा जब सोमैटिक होगा तो माइटोसिस बोलना, जर्म होगा तो मियोसिस बोलना। M फेज को काफी क्रिस्टल क्लियर आप बोलेंगे, ठीक है। पर ये M फेज में भी सब स्टेजेस हैं आपके, फेजेस और सब फेजेस हैं। 4 आपको दिख रहे हैं आपके स्क्रीन पे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो इसको अपन अपने फॉर्म में, अपने तरीके से, जैसे अपन चीज़ों को लिखते हैं वैसे लिखेंगे, ठीक है? अपन कैसे लिखते हैं, फ्लो चार्ट फॉर्म में हर चीज़ों को, ताकि अपने लिए बहुत ही आसान हो जाए। तो ऐसे करेंगे ना अपन बच्चों। देखो सेल साइकिल, आप भी लिखोगे ऐसे, कैसे, सेल साइकिल। देखो सेल साइकिल में ना एक तो ग्रोथ फेज होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और दूसरा डिवीजन का फेज होता है। एक होता है क्या, एक होता है जहां पे क्या हो रहा है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और दूसरा क्या है, जहां पे एक्चुअल डिवीजन हो रहा है। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोग को? यस बच्चों, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जहां पे हो रहे हैं वहां पर 3 अलग अलग फेजेस पॉसिबल है। 3 अलग अलग फेजेस पॉसिबल है। कौन से? G1, S और G2। अब ये इजी लग रहा है, ठीक है?
और डिवीजन जहां हो रहा है वहां पर दो अलग फेसेस पॉसिबल हैं। फिर से देखो ध्यान से इसको, इसमें हो सकता है न्यूक्लियस का डिवीजन अलग से और साइटोप्लाज्म का डिवीजन अलग से। अब समझना जरा, फिर से लिखता हूं स्टार्टिंग से तो समझ में आएगा क्या बोल रहा हूं। इधर होगा G1, इधर होगा S, इधर होगा G2। आप बोलेंगे हाँ सही है। फिर आता है डिवीजन। डिवीजन में डिवीजन को M फेज बोलूं, डिवीजन को M फेज बोल दिया। माइटोसिस या मियोसिस होगा, जो भी हो रहा है माइटोसिस या मियोसिस जो भी हो रहा है वो दो पार्ट्स में होगा। कैरियोकाइनेसिस, वर्ड को ध्यान से सुनना, क्या लिखा है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। रिपीट, पहला क्या होता है कैरियोकाइनेसिस, दूसरा क्या होता है साइटोकाइनेसिस। अब बोलोगे ये क्या होता है सर, तो ये न्यूक्लियस का डिवीजन और ये साइटोप्लाज्म का डिवीजन। ये क्या, साइटोप्लाज्म का डिवीजन। मेन हमारा न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। मेन क्या है हमारा, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है बच्चों। यहां तक क्रिस्टल क्लियर सबको? फिर से समझ लो, फिर से समझ लो, फिर से समझ लो। डिवीजन में पहले न्यूक्लियस का डिवीजन अलग से हो जाएगा, उसके बाद सेल के बाकी कंपोनेंट्स का डिवीजन होगा। आप बोलेंगे ठीक है समझ गए सर। इसको बोला साइटोकाइनेसिस। अच्छा, ये जो कैरियोकाइनेसिस है, ये जो कैरियोकाइनेसिस है ये फर्दर चार फेजेस में, चार सब फेजेस में डिवाइडेड होता है। कौन से चार सब फेज, ध्यान से देखना, बहुत इजी, बहुत सिंपल। चार सब फेज कौन से? I'll give you an easy way to remember, जिसे आप कभी नहीं भूलोगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार कह रहा हूं। You will remember it as PMAT। कैसे याद रखेंगे? PMAT। PMAT का मतलब प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। बहुत लोग इसको टेलोफेज भी कहते हैं, दैट इज फाइन। आइडियली शुड से टीलो। क्या लो? टी लो। किसी के घर पे जाते हो ना, चाय लो, टी लो। ओके, तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। PMAT, इजी वे टू रिमेंबर, भूलोगे नहीं। सीक्वेंस देख लो, PMAT। वैसे तो स्कूल में सबने ये पढ़ा होगा, आई एम वेरी श्योर, बट आई एम नॉट श्योर कि कितने बच्चों को याद होगा। ठीक है, तो सेल साइकिल ऐसी प्यारी सी दिख रही है अपने को, सेल साइकिल ऐसी दिख रही है। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले 3 फेज हो गए। कौन से? G1, S और G2। डिवीजन वाला M फेज हो गया, उसमें न्यूक्लियर डिवीजन अलग, साइटोप्लाज्म का डिवीजन अलग। न्यूक्लियर वाले को क्या बोला? कैरियोकाइनेसिस। साइटोप्लाज्म वाले को क्या बोला? साइटोकाइनेसिस। और कैरियोकाइनेसिस के फर्दर 4 फेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। क्यों ऐसा लिखा कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस? द वर्ड साइटो मीन्स सेल, दैट इज द फर्स्ट थिंग आई रोट। द वर्ड कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, यहां लिख देंगे। द वर्ड कैरियो यहां लिख दो आप, आपके यहां पे खाली जगह है। द वर्ड कैरियो मीन्स, और कैरी ऑन मीन्स न्यूक्लियस, एंड साइटो का मतलब तो ऑलरेडी लिखवा चुका। अच्छा, रिपीट हुआ तो चलेगा, रिपीट हुआ तो 2 बार पढ़ लोगे तो आपका कुछ नुकसान नहीं होगा, भला ही होगा। आप बोलोगे ठीक है। G1, S और G2 के भी एक्चुअल जो नेम्स हैं वो भी जान लेते हैं।
G1 को बहुत लोग एक मिसनोमर के नाम से जानते थे कि ग्रोथ फेज, क्योंकि मैंने बोल दिया ना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रही है यहां पे। बट G1 का एक्चुअल नाम ग्रोथ फेज नहीं है, G1 का एक्चुअल नाम है गैप फेज। क्या है? गैप फेज बच्चों। तो G1 इज गैप फेज 1। G1 का मतलब क्या है? गैप फेज 1। S का मतलब क्या था? सिंथेसिस फेज। और G2 का मतलब ऑब्वियसली क्या होगा? गैप फेज 2। क्या सारे बच्चे यहां पर क्रिस्टल क्लियर फील कर रहे हैं? देख लो, गैप फेज 1, गैप फेज 2 एंड सिंथेसिस फेज। एकदम अच्छा, बढ़िया। सारे पॉइंट्स अपने एक एक करके क्लियर होते जा रहे हैं। देखो, अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज आ जाती है कभी कभी। तो सेल साइकिल, आपको कोई पूछा अच्छा सेल साइकिल शुरू कहां से हो रही, तो आप बोलोगे सर साइकिल शुरू हो रही है G1 से। सेल के जीवन की शुरुआत G1 से होती है, ये तो आप भूलोगे ही नहीं। ठीक है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ सेल्स G0 फेज भी दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? क्या दिखाते हैं? G0 क्या दिखाते हैं बच्चों? G0 फेज दिखाते हैं। तो जरा उनके बारे में बात करते हैं। अब लोग सर G1 समझ में आया, गैप 1, G2 ठीक है, गैप 2, ये G0 क्या है? व्हाट डज लाइक जीरो, ये देख के आपको क्या समझ में आ रहा है? जीरो मतलब क्या होगा? कुछ एक्टिविटी होगी क्या इसमें? जीरो वर्ड ही लिख दिया है तो क्या लगता है कुछ एक्टिविटी होगी? इसमें क्या हो जाता है कि सेल जो है वो इनएक्टिव हो जाता है। सेल क्या हो जाता है? इनएक्टिव हो जाता है, आलसी हो जाता है सेल, खत्म, मतलब नहीं आया। सब कुछ लोग आपके आजू बाजू आप देखते होगे ना, ऐसे होते हैं समाज में, अपने आसपास लोग होते हैं, दे जस्ट रिफ्यूज टू ग्रो अप, है ना। 30 साल के घोड़े हो गए, नहीं कुछ नहीं कर रहे लाइफ में, कुछ ना कोई करियर बना रहे, ना मतलब ना शादी कर रहे हैं, ना करियर बना रहे हैं, ना किसी और को हेल्प कर, कुछ नहीं, मतलब पड़े रहेंगे, कुछ नहीं कर रहे लाइफ में। होते ना ऐसे नमूने, देखे ना आपने, तो समझ लो वो G0 वाले सेल है, कि जिनकी ग्रोथ शुरू तो हुई बट दे जस्ट वांटेड टू आराम, मतलब ठीक है आराम करेंगे, अब क्या मतलब लाइफ में और क्या ही रखा है ना। ये वो है जो आपको मतलब हिमाचल में मिलेंगे मतलब प्रेयर कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे लाइफ में, रिलैक्स हो गए। तो G0 फेज में क्या होता है कि सेल ने सेल साइकिल एंटर तो करी, G1 फेज उसने शुरुआत की, पर वन फाइन डे वी डिसाइडेड नहीं, मेरे को डोरमेंट होने का, डोरमेंट मतलब मेरे को इनएक्टिव फेज में जाने का, मेरे को नहीं करने का। बट व्हाट इज द प्रॉब्लम विद G0? ठीक है, सेल G0 में बैठा है शांति से, ओके। प्रॉब्लम कहां होती है कि अगर G0 फेज में सेल ने एंटर किया, शांत हो गया, बैठ गया जाके कोने में, और अचानक वन फाइन डे ऐसा उठ गया, एक्टिवेट हो गया, क्या आप सोच सकते हो क्या होगा? जब G0 में सेल जा चुका है और इनएक्टिव हो चुका है, क्या ये बात समझ में आ रही है? आप बोलोगे हाँ। और सडनली वो एक्टिवेट हो गया, तो वो कैंसर सेल में कन्वर्ट हो सकता है। क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? वो कैंसर सेल में कन्वर्ट हो सकता है। तो ऑब्वियसली ये हार्मफुल हो जाएगा ना, यस, क्योंकि अभी तक वो सेल चुपचाप बैठा था, वो सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता था, है ना। और वन फाइन डे आज ऐसा अचानक उठा और बोला नहीं यार, आज मैं सारे काम कर डालूंगा, और क्या हुआ? वो अनकंट्रोल्ड डिवीजन करने लगा, और अनकंट्रोल्ड डिवीजन की वजह से क्या होगा? कैंसर हो जाएगा। जैसे आप करते हो ना, आपको मम्मी रोज बोलती है बेटा अपना रूम साफ कर, रूम साफ कर, आप नहीं करते हो, पड़े रहते हो। एक दिन आप सुबह अचानक पता नहीं आपको क्या भूत आता है, आप उठते हो आज पूरा घर ही साफ कर डालूंगा पूरा घर आप और खराब कर देते हो, फिर मम्मी से जूते खाते हो, है ना। बस वही G0 में हो रहा है सेल के साथ, कि भाई ये पहले इनएक्टिव हो गया था, ये डोरमेंसी में चला गया था, ये शांत हो गया था, पर अचानक एक्टिवेट होने की वजह से ये कैंसरस या ट्यूमरस सेल में या ट्यूमरस मास में कन्वर्ट हो सकता है। तो यहां पर ये बहुत ही ट्रिकी फेज होता है। क्या हर सेल G0 में जाता है? नहीं,
समटाइम्स इट मे और मे नॉट गो। अच्छा, क्या हर G0 का जो हर सेल जो G0 में गया है, क्या वो हर सेल कैंसर सेल बनेगा? नहीं, अगेन ये लॉटरी जैसा है, सम मे और सम मे नॉट। क्या ऐसी कोई गारंटी है? नहीं। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? तो जो G0 था उसके बारे में आप नोट ये करेंगे, समटाइम्स और सम सेल्स enter G0 phase, also called क्वाइसेंट स्टेज। क्वाइट मतलब है ना, शांत हो गया ना, क्वाइसेंट फेज और डॉर्मेंट फेज है ना, शांत हो गया सेल, सो गया। डॉर्मेंट मतलब शांत हो गया, सो गया, एक्टिविटी नहीं कर रहा है। इफ सेल लूजेस कंट्रोल, ध्यान से सुनना, अगर सेल लूज कर देगा कंट्रोल ओवर डिवीजन मैकेनिज्म, जो उसकी डिवीजन को कंट्रोल करने वाला मैकेनिज्म है, अगर उससे उसका कंट्रोल छूट गया एट G0 स्टेज, इट मे डेवलप into cancerous cell और cancerous mass। सही है? अच्छा, इसके बारे में सवाल एक बच्चे के दिमाग में ये भी आता है कि सर अगर ये हार्मफुल है, ये रिस्की है, तो बॉडी ये अलाउ क्यों कर रही है? क्या बॉडी ये चाहती है कि उसको कैंसर हो? क्या हमारा शरीर ये चाहता है? नहीं ना। तो ये क्यों अलाउ कर रहा है? सोचने वाली बात है। तो यहां पर लॉजिक ये है कि हमारा शरीर क्या सोचता है, बॉडी क्या सोचती है उस वक्त, कि भाई कुछ सेल्स को G0 में रहने दो, साइड में पड़े रहेंगे, जब जरूरत पड़ेगी तो इनको एक्टिवेट कर लेंगे। जब कभी जख्म हो गई, वुंड हो गया, इंजरी हुई, रिपेयर करना है चीजों को, कभी आपको डॉक्टर बोले आपके बॉडी में आरबीसी कम है, ब्लड सेल कम है, तो बॉडी विल ट्राई टू मेक मोर आरबीसी। कहां से लाएगा? जमा किया हुआ, भाई वो रखा हुआ है सेल जमा करके। प्रॉब्लम ये, वो जमा करके रखा था स्टोर रूम में, वो खराब हो गए, सड़ गए, कैंसर बन गए। ऐसा रिस्क होता है। वाई इज द बॉडी अलाउइंग इट? सो दैट ये जो G0 में सेल्स पड़े हुए थे, इनएक्टिव थे, उनको एक्टिवेट करके यूज किया जा सके वेन एवर रिक्वायर्ड। डज दिस मेक सेंस? तो यहां पर अब ये सारे फंडे समझ में आ गए, तो अब मार्किंग करते हैं फटाफट। चलो ठीक है। अ टिपिकल यूकैरियोटिक सेल। अब प्रोकैरियोट और यूकैरियोट तो मैंने आपको लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में पढ़ाया था। प्रोकैरियोट मतलब कैसा होता है? मतलब सिंपल सेल होता है, प्रिमिटिव सेल बोलते हैं इसको अपन, सिंपल सेल। और यूकैरियोटिक मतलब वेल डेवलप्ड सेल, प्रॉपरली डेवलप्ड सेल, है ना, कॉम्प्लेक्स सेल ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर बोला है भाई ये टिपिकल यूकैरियोटिक सेल का साइकिल दिखाया है ह्यूमन सेल्स में। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन, 2 एमसीक्यू क्वेश्चन आपको इसी पैराग्राफ में दिख रहे हैं जो डायरेक्ट नीट में आए हुए क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेना। पहला है द ह्यूमंस में जो एवरेज सेल होता है हमारा, क्या उन्होंने क्लियर किया क्या कि ह्यूमन का मसल का सेल है कि ब्रेन का है कि किडनी का, ऐसा बोला? नहीं, वो इन जनरल बोल रहे ह्यूमन सेल्स इन कल्चर। ध्यान से पढ़ो इस लाइन को और मार्क करो एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। ह्यूमन सेल्स इन कल्चर डिवाइड वंस अप्रोक्सीमेटली एवरी 24 आवर्स। इट कैन वेरी फ्रॉम सेल टाइप टू सेल टाइप, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, बदलते रहता है। एवरेज पकड़ लो कितना हमारे एक एवरेज सेल का टर्नओवर रेट कितना है? 24 घंटे, 24 आवर्स। क्या ये बात भेजे में चली गई? बोला हो कि नहीं? यस, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, दूसरा है यीस्ट। यीस्ट तो आप लोगों को पता है सबको, यीस्ट एक टाइप का फंगस है, मैंने पढ़ा है आपको फंगस के इसमें। तो यीस्ट जो है, इसकी पूरी की पूरी सेल साइकिल 90 मिनट 90 मिनट्स में खत्म हो जाती है। यह क्वेश्चन भी आपके एमसीक्यू में डायरेक्टली आया हुआ है।
आप एनटीए का वो अभ्यास ऐप भी खोल के अगर देखोगे तो उसमें भी आपको ये मिलेगा। सब जगह पे ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, डायरेक्ट एनसीईआरटी में से उठा के पूछते हैं कि यीस्ट की लाइफ साइकिल कितने मिनट्स की है? 30 मिनट, 60 मिनट, 90 मिनट, 120 मिनट। आंसर है 90 मिनट्स। क्लियर? ओके, गुड। अच्छा, सेल साइकिल को उन्होंने इंटरफेज और एम फेज में डिवाइड किया। आप बोलोगे सर आपने तो इंटरफेस लिखा ही नहीं। हाँ देखो, मैंने जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का फेज लिखा है उसी को अपन क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इंटरफेस। क्या बोलते हैं उसको? इंटरफेस। क्या होने वाला है इंटरफेस में? सिर्फ ग्रोथ और डेवलपमेंट होने वाली है सेल की। और डिवीजन फेज में ऑब्वियसली क्या होने वाला है? डिवीजन होने वाला है, इसको हम लोग एम फेज बोलते हैं। क्लियर बात? ओके। इंटर, द वर्ड इंटर मीन्स, ये तो केमिस्ट्री में भी बहुत बार बताया, इंटर मॉलिक्यूलर, इंटर समथिंग। जैसे आप इंटर स्कूल कंपटीशन में पार्ट लेने जाते थे, अब तो इंटर कॉलेज में जाओगे। इंटर मतलब बिटवीन टू थिंग्स, दो चीजों के बीच में होता है तो इंटर बोलते हैं। इंटरवल होता है पिक्चर के दो हाफ के बीच में। आपको ये रियलाइज होता होगा जब मैं ये सब चीजें बोलता हूं, आपको रियलाइज होता होगा कि सर बायोलॉजी के अलावा भी बहुत जगह पे सारे सिमिलर वर्ड्स ही यूज होते हैं ना। बिटवीन टू थिंग्स इज इंटर, सही बोल रहा हूं? तो इंटरफेज का मतलब क्या? नाम से ही पता चल जाएगा, दो डिवीजन के बीच का फेज। दो डिवीजन के बीच का फेज इज व्हाट? इंटरफेज। है कि नहीं? सिंपल बात। तो ये है इंटरफेज और दूसरा है ऑब्वियसली एम फेज। अच्छा, एम फेज को इन्होंने माइटोसिस फेज लिखा है, क्या करेक्ट है? क्या ये सिर्फ माइटोसिस फेज होता है क्या? नहीं, मियोसिस भी हो सकता है। अगर सोमैटिक सेल होता तो माइटोसिस, अगर जर्म सेल होता तो मियोसिस। तो जरूरी नहीं कि एम फेज को माइटोसिस ही बोलना है, बट एनसीईआरटी में ऐसा दिया हुआ है। ओके, एम फेज रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल सेल डिवीजन। क्या ये मैंने लिख दिया? हाँ। और इंटरफेस क्या रिप्रेजेंट करता है? ये भी नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। इंटरफेस रिप्रेजेंट करता है द फेज बिटवीन। मैंने लिटरली ये वर्ड लिख के दिया आपको, देख लो जरा। इतना सिंपल है बच्चों, इतना सिंपल कर दिया है। इससे ज्यादा आसान नहीं हो सकता, इससे ज्यादा आसान भाषा नहीं हो सकती। इंटरफेज का लिटरल मीनिंग क्या है बच्चों? बिटवीन टू सक्सेसिव डिविजन्स। आपको जब ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था तो वहां पे उन्होंने बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेजेस नहीं, बिटवीन टू सक्सेसिव डिविजन्स ऐसा लिखा था। डज इट मीन द सेम थिंग? यस। क्या ये बात क्रिस्टल क्लियर है? ऑफ कोर्स। अब आते हैं मेन बात पे। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है नेक्स्ट वाली। इट इज सिग्निफिकेंट टू नोट दैट इन द 24-hour एवरेज ड्यूरेशन ऑफ अ सेल साइकिल ऑफ अ ह्यूमन सेल, द सेल डिविजन प्रॉपर लास्ट फॉर अबाउट एन आवर and the interphase lasts for 95% of the duration of the cycle. समझ रहे हो? इंटरफेस की लेंथ कितनी है टोटल सेल साइकिल की? कितनी? 95%। मतलब 24 घंटे की अगर पूरी लाइफ है सेल की तो उसमें से 23 घंटे क्या है? इंटरफेस है। सिर्फ 1 घंटा ही एम फेज है। 1 घंटा डिवीजन हो रहा है। सेल रिप्रोड्यूस कर रहा है, सेल बना रहा है नया सेल, कितने देर? 1 घंटा। बाकी टाइम क्या कर रहा है? तैयारी कर रहा है। सिर्फ तैयारी कर रहा है। आपके मम्मी डैडी को आपको पैदा करने में 9 महीने लगे, मतलब मम्मी को ऑफ कोर्स 9 महीने लगे, बट आपको पाल पोस के बड़ा करने में पूरी जिंदगी निकल गई है ना? सेल के साथ भी यही हो रहा है ना? अब बोलोगे सर आप तो मतलब एकदम घनघोर एग्जाम्पल, मतलब जीवन के एग्जाम्पल दे रहे हो, बट रियल है ना, सही गलत थोड़ी बोल रहा हूँ, राइट? हमें पैदा होने में 9 महीने लगते हैं, या हमारे मम्मी डैडी को हमें पैदा करने में सिर्फ 9 मंथ्स का ड्यूरेशन। तो एक्चुअल रिप्रोडक्टिव पीरियड कितना है? 9 मंथ्स। उनकी 60, 70, 80 ईयर्स की लाइफ में देखा जाए तो 9 मंथ्स इज हार्डली एनीथिंग, है कि नहीं? लेकिन बच्चा करना है, उसकी तैयारी, उसके लिए पैसे जमा करने हैं, वो आगे जाके स्कूल जाएगा, कॉलेज जाएगा, शादी करेगा, उसके लिए चीजें जमा करके रखनी है। ये तैयारी में उनकी लाइफ मेजॉरिटी निकल जाती है। सही बोल रहा हूं? बस यही आप समझ लो सेल के साथ भी हो रहा है। सेल तैयारी में ही 95% टाइम खर्चा कर रहा है इंटरफेस में, और एक्चुअल डिवीजन कब कर रहा है? 1 घंटा, 5% में
खत्म, रफा दफा कर दिया। कैन यू कोरिलेट व्हाट आई एम सेइंग? यस, एंड इट इज इंटरेस्टिंग, आई होप इट इज नॉट बोरिंग। चल, तो ऑब्वियसली अगर एक सेल की 24 घंटे की ड्यूरेशन है तो उसमें से सिर्फ 1 घंटा एक्चुअल डिवीजन हो रहा है और बाकी टाइम आपका सिर्फ इंटरफेस हो रहा है। तो यहां पर ड्यूरेशन के ऊपर भी आपको क्वेश्चन आ जाता है। इन 24 आवर एवरेज ड्यूरेशन 1 आवर इज डिवीजन, 23 आवर्स इज इंटरफेस, 95%। ठीक है, तो ये सिंपल चीज। अच्छा, अब ये एम फेज जो है माइटोसिस या मियोसिस का, जो मतलब डिवीजन का जो फेज था, उसमें मैंने 2 पार्ट्स कौन से बताए थे, याद है? एक होता है कैरियोकाइनेसिस, यानी कि जिसमें क्रोमोसोम्स का डिवीजन हो। अब आप बोलोगे सर आपने तो न्यूक्लियस का लिखा। द वर्ड कैरियोकाइनेसिस लिटरली मींस न्यूक्लियस। द वर्ड कैरियो मींस व्हाट? काइनेसिस। काइनेसिस का मतलब स्प्लिटिंग। फिजिक्स में काइनेसिस का मतलब मोशन। आप लोग पढ़ रहे हो ना, काइनेमैटिक्स पढ़ते हो फिजिक्स में, मोशन इन 1D, मोशन इन 2D ऐसा पढ़ते हो, लीनियर मोशन वगैरह, सर्कुलर मोशन एंड ऑल। वहां पे काइनेमैटिक्स और काइनेटिक्स का मतलब अलग है, काइनेटिक एनर्जी वगैरह। यहां पर काइनेसिस का मतलब है सेपरेशन, अलग होना। अच्छा, कैरियोकाइनेसिस न्यूक्लियस का डिवीजन, लिटरली वो तो ठीक है, पर न्यूक्लियस के अंदर क्या था याद करो, मैंने बताया ना, सेल के अंदर न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के अंदर क्या था? क्रोमोसोम थे। तो एक्चुअली किसका डिवीजन हो रहा है? क्रोमोसोम का डिवीजन। ठीक है, और उसके बाद हो रहा है साइटोप्लाज्म का डिवीजन, यानी कि पूरे बाकी के सेल का, तो उसको साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। हमने ऑलरेडी लिख दिया कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। नेक्स्ट लाइन अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चन। इंटरफेस कॉल्ड रेस्टिंग फेज, इंटरफेस ऑल्सो कॉल्ड रेस्टिंग फेज। इसको हम लोग रेस्टिंग फेज कहते हैं, पर एक्चुअली सेल रेस्ट कर रहा है क्या? नहीं, इंटरफेस के टाइम तो एक्चुअली सेल हाईली एक्टिव है, वो रेस्ट नहीं कर रहा। इसलिए पहले पुराने टाइम में इंटरफेस को रेस्टिंग फेज कहा जाता था। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि रेस्टिंग फेज ये शब्द एक मिसनोमर है? क्या है? मिसनोमर। मिसनोमर समझते हो? इज अ मिसनोमर, मतलब गलत नाम दिया है। क्या दिया है? जैसे सलमान खान को एक्टर बोलना एक मिसनोमर है। सलमान खान एक्टर नहीं है, वो स्टार है ना, हमारे सलमान भाई। तो वैसे यहां पर जो इंटरफेज है वो रेस्टिंग फेज नहीं है, ये गलत नाम दिया है, बट पुराने जमाने में बोलते थे, इसलिए नाम आपको टेक्स्ट बुक में लिख के दिया हो। क्या ये सही नाम है? नहीं। ठीक है, तो कई बार वो आपको ऐसे पूछते हैं ना नीट के एग्जाम में, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो रेस्टिंग फेज इज अ मिसनोमर, ये सही बात है, ये गलत नाम है, ये नहीं होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि सेल क्या कर रहा है उस टाइम पे? रेस्ट कर रहा है क्या? नहीं, सेल हाईली एक्टिव है। सेल क्या कर रहा है? ग्रोथ भी कर रहा है, डीएनए को रेप्लिकेट भी कर रहा है, सब सारा काम उसमें ही कर रहा है 95% ऑफ द टाइम। सही बात है। अच्छा, इंटरफेस की बाकी तीन फेजेस G1, S और G2, ये तो ऑलरेडी बता चुका। गैप फेज 1, गैप फेज 2 और सिंथेसिस फेज। क्लियर? G1 में क्या क्या होता है? ड्यूरिंग G1 सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव। मेटाबॉलिज्म क्या होता है ये ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 में डिटेल में बता चुका हूं। मेटाबॉलिज्म का मतलब बेसिकली ऑल द केमिकल एक्टिविटीज टेकिंग प्लेस इनसाइड द सेल। केमिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल इज मेटाबॉलिज्म। इसके 2 टाइप थे, याद है? एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के 2 टाइप थे, एनाबॉलिक, कैटाबॉलिक। कैटाबॉलिक मतलब ब्रेक डाउन, एनाबॉलिक मतलब फॉर्मेशन। बना रहे तो एनाबॉलिक, तोड़ रहे तो कैटाबॉलिक, ऐसे करना है। ठीक है, तो जीवन में सेल बहुत ही एक्टिव है, ग्रो कर रहा है कंटिन्यूसली। 2 काम कर रहा है, मेटाबॉलिज्म कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है। जीवन में क्या कर रहा है सेल? फिर से बोलो, रिपीट। जीवन में सेल क्या कर रहा है? मेटाबॉलिज्म कर रहा है और ग्रोथ कर रहा है। अभी नेक्स्ट वाला जो है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चन। ये कम से कम मतलब अगर मैं पूरे इंडिया की अलग अलग सारे लेवल के एग्जाम्स मिला लूँ तो ये 1000 बार आया होगा ये क्वेश्चन, कि भाई
डीएनए सिंथेसिस कौन से फेज में होता है? ये ऑलरेडी अभी आपको आधे घंटे में 4 बार मैं बता चुका। एस फेज या सिंथेसिस फेज में डीएनए सिंथेसिस होता है। किसमें होता है? एस फेज या सिंथेसिस फेज में डीएनए सिंथेसिस होता है। डीएनए का रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन मतलब समझते हो ना, कॉपी, रेप्लिकेट करना, कॉपी करना, डुप्लीकेट करना। अच्छा, इस टाइम पे अगर उसकी कॉपी बना दी तो कॉमन सेंस यूज करो जरा। डीएनए जो है पर सेल वो क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। इसका मतलब कि अगर इनिशियली 2C था, 2 कॉम्प्लीमेंट्स है ना, 2C। अच्छा, यहाँ पे बच्चे 2C मतलब 2 कार्बन, अरे 2 कार्बन नहीं है भाई, 2 सेट्स है। अपन हमेशा 2N लिखते हैं ना, 2N, हैप्लॉइड डिप्लॉइड, 2 सेट है मतलब 2N। अब यहाँ पे उन्होंने 2C लिखा है, 2 कॉम्प्लीमेंट्स ऐसा है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। तो अगर इनिशियल अमाउंट को 2C बोला तो अब वो क्या हो गया? 4C हो गया। तो यानी कि ओरिजिनली अगर हमारा डिप्लॉइड सेल था, इफ द सेल हैड 2N, आफ्टर G1, after S phase, number of chromosomes remain the same. क्यों? There is no increase in chromosome number. DNA डबल हुआ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हुए? सेम रहे। अब इसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट कर लेनी है। ये तो सबको पता होना चाहिए, वैसे कॉमन मतलब बोला जनरल नॉलेज है, बट बच्चों को नहीं पता होता। ह्यूमंस में क्रोमोसोमल कॉम्प्लीमेंट कितना है? ह्यूमन क्रोमोसोमल कॉम्प्लीमेंट, या सिंपल भाषा में बोलूं, ह्यूमन क्रोमोसोम नंबर बताओ। हमारे पास कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? हमारे आपके बॉडी का कोई भी सेल में उठा के देखो, स्किन का, बोन का, कोई भी सेल उठा के देखो जिसमें डीएनए है, कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46 होते हैं। कितने होते हैं? 46। और क्या हमारे हर सेल डिप्लॉयड है? हाँ, हमारे बॉडी का हर सेल डिप्लॉयड ही है ना, कॉमन सेंस। दैट इज, ऐसे बोलूं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। यस और नो? ह्यूमन क्रोमोसोम नंबर इज 46, यानी कि 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। समझ रहे हो बात को? अच्छा, हमारा सबसे नियरेस्ट रिलेटिव कौन है एनिमल किंगडम में? हमारा रिश्तेदार, सबसे नजदीकी रिश्तेदार हमारा कौन है एनिमल किंगडम में? चिंपैंजी, बेसिकली एप्स, राइट, है ना? तो उनका कितना होता है क्रोमोसोम? उनके पास कितना होता है? चिंपांजी के पास, चिंपांजी के क्रोमोसोम आप मुझे ढूंढ के बताएंगे। चलो, आप मुझे ढूंढ के बताएंगे अगले लेक्चर में, ठीक है? अभी नहीं कि गूगल करके बता रहे हो बस, हाँ, ये नहीं, आराम से नेक्स्ट लेक्चर में ढूंढ के सब लोग बताएंगे, ठीक है? चिंपैंजी के कितने होते हैं? हमारे आसपास ही होंगे, इतना तो हिंट पड़ता ही चल ही गया होगा। या तो सेम होंगे या सिमिलर होंगे, 1-2 आगे पीछे होंगे ना, सही है? कहने का मतलब ये है कि हमारे 46 के अगर गड़बड़ हो गए ना थोड़े से भी, तो हमारे फीचर किसके से हो जाएंगे? चिंपैंजी से। क्रोमोसोम नंबर नहीं बदलना चाहिए। क्रोमोसोम नंबर बदला तो तुम्हारा म्यूटेशन हो गया। क्या हो गया? म्यूटेशन, तुम्हारी स्पीशीज ही बदल गई। क्रोमोसोम नंबर बदल गया तो तुम्हारी क्या बदल गई? स्पीशीज बदल गई। अगर आप लोगों ने एवेंजर्स, मार्वल की मूवीज देखी है किसी ने, बहुत सारी, एक्समैन देखी है ना, वुल्वरीन वाली, वो म्यूटेंट्स बताए ना, उसमें अलग अलग एबिलिटीज है, कोई उड़ सकता है, कोई गायब हो सकता है। वो ऑब्वियसली फैंटेसी है, वो फिक्शन है, बट म्यूटेशन रियल लाइफ में कैसा होता है? जैसे ऋतिक रोशन को है 6 उंगली आ गया, तो छोटा म्यूटेशन है। किसी को क्या है, अलग हाथ आ गया, अलग सर आ गया। गंदे वाले म्यूटेशंस हो सकते हैं ना लोगों को, डाउन सिंड्रोम, मेंटल रिटार्डेशन, ये सब हो सकता है म्यूटेशन से। अगर क्रोमोसोम में गड़बड़ हुई तो हो जाएगा भाई। तो इसीलिए ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर क्या हुआ कि भाई डीएनए का अमाउंट डबल हो गया बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम रहे। ये बात को बहुत इंपॉर्टेंटली आप याद रखेंगे बच्चों, ठीक है? ये डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चन है, ठीक है? आपको, आई होप ये तो सबको पता है कि कलर स्कीम जो मैं मार्क करता हूं आपको कैसे करनी है ना यूज, वो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो आपने ये सीख लिया कि अच्छा डिप्लॉयड जो मतलब सॉरी डीएनए का अमाउंट था वो डबल हुआ, क्रोमोसोम के नंबर सेम रहे, ठीक है? इन एनिमल्स एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन तो चालू हो जाता है, ठीक है? सेंट्रियोल भी
सेंट्रियोल का भी डुप्लीकेशन चालू होता है। अब सेंट्रियोल क्या है ये बच्चे पूछते हैं। सेंट्रियोल आगे हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, एक टाइप का सेल ऑर्गेनेल होता है जो आपके सेल के डिवीजन में काम आने वाला है, स्पिंडल फाइबर बनाता है, वो बताऊंगा क्या है। तो एस फेज में एनिमल सेल्स में सिर्फ डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है क्या? नहीं, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन भी हो रहा है। समझो बात को। तो जीवन में दो क्या चीजें हुई थी बताओ, फिर से रिवाइज करो। जीवन में क्या दो चीजें हुई थी? मेटाबॉलिक एक्टिविटी हुई थी और ग्रोथ हुआ था। एस फेज में क्या दो चीजें हुई सर? डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ और सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन हुआ। सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन सिर्फ एनिमल सेल में। क्या ये बात क्लियर? और लास्ट है हमारा G2 फेज। लास्ट है G2 फेज। ड्यूरिंग G2 फेज प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड एंड सेल ग्रोथ कंटिन्यूज। अगेन दो चीजें, प्रोटीन का सिंथेसिस हुआ और सेल की ग्रोथ कंटिन्यू हो गई। तो ये आप क्या करोगे, यहां पे आप लिख दो, आपके नोट्स में आप लिख दो कि कौन से फेज में क्या हो रहा है, तो आपको भूलने का कोई चांस ही नहीं है। जीवन में क्या हुआ याद करो, ग्रोथ हुई, मेटाबॉलिज्म हुआ। आप बोलोगे ठीक है, सेल इज मेटाबॉलिकली वेरी एक्टिव। अच्छा, एस में क्या हुआ? डीएनए सिंथेसिस हुआ। ये तो मतलब कि इतनी बार बोल दिया, आप बोलोगे सर पका डाला आपने, इतनी बार बोल दिया फिर भी भूल जाते हैं बच्चे। डीएनए सिंथेसिस और सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन। सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन, लेकिन सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन सब में हो रहा है क्या? ओनली इन एनिमल सेल। क्या ये बात क्लियर है? प्लांट सेल और एनिमल सेल अलग अलग होता है ना, ऑफ कोर्स। और G2 में क्या हो रहा था? वापस से ग्रोथ हो रही थी और प्रोटीन्स का सिंथेसिस, मेनली क्या हो रहा था? प्रोटीन्स का सिंथेसिस हो रहा था, क्योंकि प्रोटीन नहीं है तो भाई सेल का डिवीजन और कुछ काम नहीं हो पाएगा। प्रोटीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रोटीन सिंथेसिस हुआ और ऑब्वियसली ग्रोथ कंटिन्यू हुई। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो, तो यहां तक हुआ हमारा G1, G2 और S। अब मैंने G0 के बारे में भी बताया था, ठीक है। सम सेल्स इन द अडल्ट एनिमल्स डू नॉट एग्जिबिट डिवीजन। एग्जाम्पल, हार्ट सेल्स। हमारे हार्ट सेल्स कंटिन्यूसली डिवाइड नहीं होते। सोचो, हार्ट सेल कंटिन्यूसली डिवाइड होना अच्छा है क्या आपके लिए? तुम्हारा हार्ट, जब तक तुम्हारी हाइट बढ़ रही है, ग्रोथ हो रही है, ठीक है क्या? बट हार्ट सेल कंटिन्यूसली ग्रो होता रहेगा, हार्ट बड़ा होता रहेगा, चलेगा क्या? नॉर्मल है क्या ये? नहीं भाई, तुमको कार्डियोमेगैली हो जाएगी। हाँ, वो सिर्फ पिक्चरों में बोलने में अच्छा लगता है, ये बड़े दिल वाला है। बड़े दिल वाला भाई बीमारी है, कार्डियोमेगैली बोलते हैं उसको। बड़े दिल वाला हो गया तो ब्लड फ्लो स्टॉप हो जाएगा, तकलीफ हो जाएगी, कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो समझो बात को। तो ऐसे कुछ सेल्स हैं हमारे बॉडी में जिनको कंटिन्यूस ग्रोथ की जरूरत नहीं है। तुम्हारा ब्रेन कंटिन्यूसली ग्रो नहीं हो रहा, तुम्हारा हार्ट कंटिन्यूसली ग्रो नहीं हो रहा। कब ग्रो होंगे? जब उनको कभी सेल इंजरी, डेथ, कहीं डैमेज हुआ, कहीं कोई तकलीफ हुई, इन्फेक्शन हुआ, तब वो उसमें ग्रोथ चाहिए रिप्लेस करने के लिए। बाकी उनका एक बार ग्रोथ हो गया। करेक्ट बोल रहा हूं? तो इसीलिए द सेल्स दैट डू नॉट डिवाइड फर्दर, ये G1 के बाद बाहर निकल जाते हैं। मैंने बताया था ना, G1 के बाद क्या होता है, ये बाहर निकल जाते हैं, इनएक्टिव स्टेज में जाते हैं, जिसको हमने क्वाइएसेंट स्टेज यानी कि G0 या डोरमेंट स्टेज भी बोला था। ठीक है, सेल्स इन दिस स्टेज रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेट। प्रोलिफरेट मतलब इंक्रीज इन नंबर, अनलेस रिक्वायर्ड बाय द ऑर्गेनिज्म। जब तक ऑर्गेनिज्म को जरूरत ना पड़े तब तक ये सेल्स मेटाबॉलिकली तो ये ठीक है, मतलब थोड़े बहुत इनकी एक्टिविटी चल रही है, मर नहीं गए, मेटाबॉलिकली एक्टिव हैं थोड़े बहुत, पर इनका डिवीजन नहीं होगा जब तक जरूरत नहीं होगी तब। क्लियर बात? और एक एक्स्ट्रा पॉइंट तो मैंने ऑलरेडी लिखवा दिया, अगर इनका अनकंट्रोल डिवीजन हो गया तो कैंसर यानी ट्यूमर। ठीक है, नेक्स्ट लाइन काफी इंपॉर्टेंट, अगेन एमसीक्यू डायरेक्ट। इन एनिमल्स माइटोसिस विल बी सीन इन द डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स। माइटोसिस किस में दिखेगा? सोमैटिक सेल्स में। ठीक है, however there are few exceptions where haploid cells divide by mitosis, example in male honeybees। अभी एनिमल किंगडम
और आगे और ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिसमें हम लोग इन स्पेशल केसेस की बात करेंगे, एक्सेप्शंस की बात करेंगे। बट एनिमल किंगडम में अगर हम लोग इन जनरल देखें 99.9% ऑफ द टाइम्स सोमैटिक सेल में क्या होगा, माइटोसिस होगा, और जर्म सेल में क्या होगा, मियोसिस होगा। क्लियर है बात? ये वाली लाइन तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस लाइन इज बेसिकली बचपन का प्यार, इसको भूल नहीं सकते, है ना। ये है सोमैटिक सेल में माइटोसिस और जर्म सेल में। लेकिन अगर प्लांट किंगडम की बात करूं तो प्लांट्स कैन शो माइटोटिक डिवीजन हैप्लॉइड में भी, डिप्लॉइड में भी। एनिमल्स के केस में डिप्लॉइड में माइटोसिस होता है, ठीक है, ज्यादा करके। प्लांट में क्या था, हमने देखा था गैमिटोफाइट बना रहा है ना, गैमिट्स स्पोर से गैमिटोफाइट बना रहा है, माइटोसिस से बना रहा है, हैप्लॉइड का हैप्लॉइड ही बन रहा है ना, वहां पे देखा हुआ ऑलरेडी। तो वहां पे उन लोगों ने लिखा भी है, देखो, फ्रॉम योर रिकलेक्शन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ जनरेशन ऑफ प्लांट आइडेंटिफाई द स्पीशीज एट विच स्टेज माइटोसिस इज सीन इन हैप्लॉइड सेल्स। तो मैंने अभी बताया स्पोर से गैमिट्स बना रहा है, गैमिट से गैमिटोफाइट बना रहा है, तो ये सब जगह पे माइटोसिस ही हो रहा था। तो यहाँ पे हमारी सेल साइकिल के फंडे कंप्लीट हो गए, ठीक है। हमने क्या किया, इसको एक शॉर्ट में, इधर एक चार्ट में मेजॉरिटी चीज़ों को लिख दिया बच्चों, है ना। तो इसको ध्यान से एक बार देख लेना पूरा, आई होप सबने क्लियरली लिख लिया है। नहीं तो मैं PDF तो आपके ऐप पे डाल ही दूंगा आपके बैच पे, कोई टेंशन नहीं है। ओके, एक एक लाइन, एक एक वर्ड मार्क करके लेना। अगले सेशन में अपन माइटोसिस और मियोसिस यानी कि M फेज वाला फंडा खत्म करेंगे, ठीक है।